नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कुमार एजुकेशन सेंटर में। आज की क्लास पंचायत की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था की सुदृढ़ हेतु जो समितियां गठित की गई थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें कई सारी समितियां थी संविधान के बनने के बाद में, जो पंचायती व्यवस्था को सुदृढ़ हेतु गठित की गई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहली समिति है बलवंत राय मेहता समिति, दूसरी समिति है अशोक मेहता समिति, तीसरी समिति है जीवी के राव समिति, चौथी समिति है डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति, जो 1986 में बनाई गई थी। पांचवी समिति है पी.के. थंगुन समिति 1988 में, और नेक्स्ट है गाडगिल समिति जो 1988 में बनाई गई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति के बारे में, जो 1956 में बनी थी और 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ग्रामीण विकास को गति देने के लिए और इसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भारतीय सरकार के द्वारा किसकी शुरुआत की गई? समुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के सहयोग से 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा की भी शुरुआत की गई, और इन दोनों सेवा की स्टार्ट करने से 1957 में भारत सरकार ने इन दोनों कार्यक्रम की जो रिपोर्ट है, उनके कार्यों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया, और उस समिति को उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसे हम बलवंत राय मेहता समिति कहते हैं। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। इस समिति ने नवंबर 1957 को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी, और जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, पावर का जो एक तरीके से डिवीजन होना चाहिए, उसके बारे में बात की। और इस सिफारिश को सरकार के द्वारा मानते हुए पंचायती राज व्यवस्था के रूप में अपनाया गया, और 1 अप्रैल 1958 को इसकी सिफारिश प्रभाव में आई। इस समिति के द्वारा जो सिफारिश की गई थी, वो ये की गई थी कि पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर में बांट देना चाहिए। त्रिस्तरीय राज पंचायत होनी चाहिए। जैसे इसमें बोला गया, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत होनी चाहिए, और जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसमें कि ग्राम पंचायत का मतलब क्या है। ग्राम पंचायत का निर्माण ग्रामीण स्तर हेतु किया जाता है, जिसका लक्ष्य किसी निश्चित क्षेत्र के विकास में अपनी भूमिका निभाना होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव जो है, वो ग्राम सभा के द्वारा होता है। ये एक प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसमें गांव के सभी सदस्य, जो वयस्क सदस्य हैं, जो उस गांव में जितने भी सदस्य होंगे, जो मतदाता सूची के अंदर आते हैं, वो सारे सदस्य क्या होंगे? इसके सदस्य माने जाते हैं। ग्राम पंचायत में ये सभी सदस्यों का चुनाव ग्राम की जनता द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का एक सरपंच होता है, जिसे ग्राम पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है। दूसरी होती है पंचायत समिति। पंचायत समिति का जो चुनाव होता है, वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत के श्रेष्ठ में स्थित होती है, मतलब ग्राम पंचायत से ऊपर होती है, वन पायदान ऊपर। इस समिति में अनेकों संवैधानिक पद नियुक्त होते हैं, और उस पद पर व्यक्ति के सदस्य होते हैं। इसका कार्यक्षेत्र तहसील ब्लॉक स्तर पर होता है। इस समिति में हर 5 वर्ष के पश्चात चुनाव आयोजित करवाए जाते हैं। कितने वर्ष पश्चात? 5 वर्ष पश्चात। इसके सदस्यों में लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, ये इंपॉर्टेंट है। इसके सदस्यों में लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, नगर पालिका समस्त प्रधान, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य आदि होते हैं। इस समिति का सचिव पंचायत समिति का विकास अधिकारी होता है। अगर हम बात करें, पंचायत समिति कार्यकारी निकाय की तरह कार्य करती है। पंचायत समिति किसके लिए किस तरीके से काम करती है? कार्यकारी निकाय की तरह काम करती है। तीसरा आता है जिला परिषद। जिला परिषद का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यह श्रेष्ठ और उच्च परिषद के तौर पर कार्य करती है। इसका कार्य ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के कार्यों को देखना एवं उनका आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन करना होता है। इस परिषद का कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिला है। यह निचली समितियों को आवश्यक पड़ने पर अनुदान मुहैया कराता है। कौन? जिला परिषद। इस परिषद में जिला अधिकारी की अहम भूमिका होती है। जो डीएम होता है जिले का, उसकी अहम भूमिका होती है। इस समिति में समस्त पंचायत समिति के प्रधान मुख्यतः सम्मिलित होते हैं, अर्थात संपूर्ण जिले के प्रत्येक क्षेत्र से इन समितियों में अहम भूमिका निभा रहे सदस्य इस परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद पंचायती राज की उच्च इकाई के रूप में कार्य करती है। इस परिषद का मुख्य कार्य निम्न समितियों के कार्यों एवं योजनाओं में समन्वय स्थापित करना होता है, और राज्य सरकार व समितियों के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करना होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिला परिषद पंचायत समिति के सलाहकार के सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय की तरह काम करती है। जिला परिषद किसके लिए काम करेगी? पंचायत समिति। और पंचायत समिति किसके लिए काम करेगी? ग्राम सभा के लिए।
जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिलाधिकारी होता है। इन समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, उसके द्वारा 1958 में स्वीकार कर लिया गया। लेकिन परिषद ने कोई एक निश्चित फॉर्मेट तैयार नहीं किया, जिससे राज्यों में किस फॉर्मेट के बेसिस पे पंचायती राज व्यवस्था को डेवलप किया जाए, और इसे राज्यों पर छोड़ दिया कि वे जिस तरीके से लागू करना चाहें तो लागू कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो राज्य था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए हाँ बोला था, वो था राजस्थान। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहाँ पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 में 1959 में गांधी जयंती वाले दिन को राजस्थान के नागौर जिले के वक्तरी गांव में, कौन सा गांव? वक्तरी गांव, नागौर जिले के वक्तरी गांव में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने इस योजना को प्रारंभ किया और 1960 के दशक के मध्य तक, जो 1960-1965 तक में जो था, मध्य तक बहुत से राज्यों ने पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित भी कर लिया। लेकिन क्योंकि केंद्र सरकार ने इसका कोई निश्चित ढांचा नहीं बनाया था, ना कोई फॉर्मेट बनाया था, तो राज्य सरकार जो थी, राज्य जो थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से लागू किया। जैसे कि राजस्थान जो है, राजस्थान में 3 टियर गवर्नमेंट है, पंचायती राज संस्थान त्रिस्तरीय। तमिलनाडु ने 2 स्तरीय, पश्चिम बंगाल ने 4 स्तरीय संस्थान बनाई। राजस्थान और आंध्र प्रदेश पंचायत समिति को शक्तिशाली बनाया इन्होंने। राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने पंचायत समिति को शक्तिशाली बनाया। लेकिन वहीं पे अगर हम महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो उन्होंने जिला परिषद को शक्तिशाली बनाया। ठीक है, राजस्थान में जो उस समय सचिव थे वो भगवंत सिंह थे। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरी समिति की, दूसरी समिति है अशोक मेहता समिति, जो 1977 में आई थी और प्रधानमंत्री थे उस समय मोरारजी देसाई। ठीक है, अब मोरारजी देसाई की सरकार थी और अशोक मेहता समिति का गठन हुआ। उन्होंने मेहता समिति का जो गठन किया था, जनता पार्टी की सरकार ने किया था। कब किया था? दिसंबर 1977 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बलवंत राय मेहता समिति थी वो किस सरकार के समय गठित हुई थी। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, अशोक मेहता समिति किस सरकार के समय गठित हुई थी? वो जनता पार्टी के समय गठित हुई थी। इसने अगस्त 1978 में अपनी एक रिपोर्ट सौंपी और देश में जो पतनोन्मुख पंचायती राज व्यवस्था थी उसे पुनर्जीवित करने के लिए 132 सिफारिशें की। कितनी सिफारिशें की? 132, जिसमें से निम्न सिफारिश, कुछ सिफारिशें यहाँ पर लिखी गई हैं। जैसे इन्होंने कहा था कि जो आप त्रिस्तरीय राज्य पंचायती राज व्यवस्था लागू कर रहे हैं, इसे 3 स्तर पर हटा दो, इसे 2 स्तर पर बदल दो। तो इन्होंने 2 स्तरीय पद्धति की चर्चा की थी। जिला स्तर पर जिला परिषद और उससे नीचे मंडल पंचायत बनाने का इन्होंने सुझाव दिया। मंडल पंचायत क्या होगी? ऐसी पंचायत जिसमें 15 से 20 हजार जनसंख्या वाले गांव समूह होने चाहिए, उन्हें मंडल पंचायत बोला गया। राज्य से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। कौन? जिला परिषद। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कर लगाने की अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके पास जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उन्हें पावर देनी चाहिए। न्याय पंचायत को इस विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। जो न्याय पंचायत है उसे इस पंचायत से अलग रखना चाहिए और एक योग्य न्यायाधीश को इसका सभापतित्व किया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के मामले में देखरेख के लिए राज्य मंत्री परिषद से एक मंत्री नियुक्त होना चाहिए और पंचायती राज्य भंग होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर चुनाव कराया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। इससे उन्हें उपयुक्त हैसियत के साथ ही सतत सक्रियता का आश्वासन मिलेगा और कंटिन्यूसली डेवलपमेंट होता रहेगा। उस समय की जनता पार्टी की सरकार के भंग होने के कारण केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया गया। फिर भी 3 राज्य कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता समिति की सिफारिश को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए कुछ कदम उठाए। जैसे इसमें जो अशोक मेहता समिति, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति मिलकर क्या, इनको समाप्त करके मंडल पंचायत बना दिया गया और जिला परिषद को जिला स्तर पर रहने दिया। तीसरी समिति थी जी.बी. की राव समिति, 1985 में, उस समय पीएम थे राजीव गांधी। योजना आयोग के द्वारा 25 मार्च 1985 में ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने हेतु जे.वी. के राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। पंचायती राज की निष्क्रियता के कारण उन्हें इसे बिना जड़ की घास की संज्ञा दी गई। ये याद रखना, पंचायती राज की निष्क्रियता के कारण उन्होंने इसे, किसने? जे.वी. के राय समिति ने बिना जड़ की घास की संज्ञा दी गई थी। और पंचायती राज पद्धति को मजबूत और पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न सिफारिशें की। क्या सिफारिशें की? जिला स्तर पर विशेष रूप से विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। जो जिला स्तर है उस पर विकेंद्रीकरण होना चाहिए। कार्य संपादन के लिए जिला परिषद
की विभिन्न समितियां गठित की जानी चाहिए। जिला परिषद को उन सभी विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए मुख्य निकाय बनाना चाहिए जो उस स्तर पर संचालित किए जा सकते हैं। किस स्तर पर? जिला स्तर पर। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु सभी विकास विभागों के प्रभावी रूप से जिला विकास आयुक्त का पद स्थापित किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि जिला विकास आयुक्त के पद की चर्चा किस समिति ने की थी? डॉक्टर JVK राव समिति ने की थी। पंचायती राज संस्थाओं में नियमित निर्वाचन होना चाहिए। फिर आते हैं डॉक्टर LM सिंधवी समिति। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 1986 में आई थी। 1986 में लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने हेतु राजीव गांधी की सरकार ने ML सिंधवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने क्या क्या सिफारिश की पंचायती राज व्यवस्था में? सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दे देने की सिफारिश की थी। क्वेश्चन ये पूछा था कि सर्वप्रथम किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक रूप देने की सिफारिश की थी? JVK समिति ने। किसने की थी? डॉक्टर ML सिंधवी ने की थी। ठीक है। और उनके चुनाव नियमित रूप से होने चाहिए और निष्पक्ष चुनाव करने हेतु संवैधानिक में कुछ उपबंध बनाने की भी सलाह दी। गांव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए। जैसे हरियाणा में खाप पंचायत न्याय के लिए मशहूर है। ग्राम पंचायतों की अधिक व्यवहारिक बनाने हेतु गांव का पुनर्गठन किया जाना चाहिए तथा इसने ग्राम सभा के महत्व पर जोर दिया कि ग्राम सभा को किस तरीके से काम करना चाहिए, इस पर ज्यादा जोर दिया। गांव की पंचायतों को ज्यादा वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ये इसकी कुछ सिफारिशें थी। तो इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि किस समिति द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने की सिफारिश की गई थी? डॉक्टर ML सिंधवी के द्वारा। अब आती है PK थंगुन समिति 1988। ये भी राजीव गांधी जी के समय पे आई थी। तो थंगुन समिति की अध्यक्षता में संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति थी। PK थंगुन समिति राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच के उद्देश्य से गठित की गई थी। किस उद्देश्य से? राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के उद्देश्य से। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए। क्या सुझाव थे? इस समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता की बात की। इन्होंने गांव, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय राज पंचायत को उपयुक्त बताया। जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। इसे जिले में योजना निर्माण एवं विकास की एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं का जो टेन्योर होना चाहिए वो 5 वर्ष निश्चित होना चाहिए, कार्यकाल। एक संस्था के सुपर सत्र की अधिकतम अवधि 6 माह होनी चाहिए, कि बैठक जो हो वो 6 माह के अंदर होनी चाहिए। राज्य स्तर पर योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक योजना निर्माण और समन्वय समिति गठित होनी चाहिए। पंचायती राज पर केंद्रित विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए और उसे संविधान में समाहित करनी चाहिए। पंचायती राज के 3 स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। एक अनुसूचित आरक्षण होना चाहिए, जाति का आरक्षण होना चाहिए, महिलाओं के आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण के लिए किसने बोला था? PK थंगुन समिति ने। हर राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए जो राज्यपाल की सिफारिश पर होता है। यह आयोग पंचायती राज संस्थाओं के वित्त के वितरण के पात्रता बिंदु और विधियों को तय करेगा कि किस तरीके से उनको पैसा मिलेगा पंचायतों को। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिला का कलेक्टर होगा। जो जिला परिषद है उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर, जिसे हम DM बोलते हैं। फिर गाडगिल समिति आई 98 में। 1988 में BN गाडगिल की अध्यक्षता में एक नीति और कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया। इस समिति ने एक प्रश्न पर चर्चा करने के लिए कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है। इस समिति ने कुछ सिफारिशें दी। इस समिति ने भी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए बोला। गांव, प्रखंड और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय राज होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित होना चाहिए। पंचायत के सभी 3 स्तरों पर सदस्यों को सीधा निर्वाचन होना चाहिए। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं की यह जिम्मेदारी होगी कि वे पंचायती क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाएं तथा उन्हें क्रियान्वित करें। पंचायती राज संस्थाओं के कर तथा ड्यूटीज लगाने और वसूलने तथा जमा करने का अधिकार होना चाहिए। एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों को वित्त आवंटन करे। एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों का चुनाव संपन्न कराए। तो राज्य चुनाव आयोग को किसने बोला था? गाडगिल समिति ने, कि एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना होनी चाहिए। गाडगिल समिति की सिफारिश से एक संशोधन विधेयक का निर्माण का आधार बनी। इस विधेयक का लक्ष्य था पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान करना। और भी कुछ समितियां थी पंचायती राज पर अध्ययन दल एवं समितियां, जैसे पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकरण पर गठित समिति 1960 में बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे BR राव। पंचायत एवं सहकारी समितियों पर गठित कार्यदल 1961 में बना था, जिसके अध्यक्ष थे SV मिश्रा। पंचायती राज प्रशासन पर अध्ययन दल बना था 1961 में, जिसके अध्यक्ष थे B ईश्वरन। न्याय पंचायतों पर अध्ययन दल बना था कि न्याय पंचायत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो 1962 में बना था ये। GR राजगोपाल थे इसके अध्यक्ष। पंचायती राज आंदोलन में ग्राम सभा की स्थिति पर अध्ययन के लिए 1963 में एक समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष थे RR दिवाकर। पंचायती राज संस्थाओं की बजट एवं लोक प्रक्रिया पर अध्ययन दल था
1963 में बना था। इसके अध्यक्ष थे एम रामाकृष्णन। पंचायती राज वित्त पर अध्ययन दल बना था 1963 में, जिसके अध्यक्ष थे के संथानम। फिर उसी के बाद पंचायती राज चुनाव पर गठित समिति की थी 1965 में, उसके भी अध्यक्ष कौन थे? के संथानम थे। फिर उसके बाद में पंचायती राज निकायों के अंकेक्षण और लेखा पर गठित अध्ययन दल बना था 1966 में, जिसके अध्यक्ष थे आर के खन्ना। पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों पर समिति गठित हुई थी 1966 में, जिसके अध्यक्ष थे जी रामाचंद्रन। मूलभूत भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन में सामुदायिक विकास एजेंसियों तथा पंचायती राज संस्थाओं की संलग्नता पर गठित अध्ययन दल था 1969 में। तो बी रामानाथन थे इसके अध्यक्ष। सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर 5वीं पंचवर्षीय योजना के सूत्रण के लिए गठित कार्यदल था 1972 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? राम कृष्णा। कौन थे? एम राम कृष्णा। उसके बाद और समितियां बनाई गई, जैसे सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर गठित समिति 1976, श्रीमती दया चौबे थी इसके, तो सामुदायिक विकास और पंचायती राज पर गठित समितियों की अध्यक्ष थी। फिर उसके बाद आपका के संतानम समिति थी 1963 में, जिसने राज्य चुनाव आयोग होना चाहिए इसके बारे में चर्चा की थी। अगर हम बात करें 1989 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां संविधान संशोधन विधेयक आया। कब आया था? 1989 में। ये 1989 में लोकसभा में तो पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। इसका कारण क्या बताया गया था कि राज्यसभा में लोगों को लगा कि ये केंद्र की शक्तियों को बढ़ोतरी हो रही है। राज्य सरकार को लगा कि अगर मैं इस विधेयक को पारित करवा दूंगा तो इससे केंद्र सरकार की शक्ति में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा, और राज्य सरकार की शक्ति में इजाफा नहीं होगा। इसलिए राज्यसभा से पारित नहीं हो सका। केंद्र सरकार लोकसभा से पारित हो चुका था, पास हो चुका था। फिर राज्यसभा से पारित नहीं हुआ तो ये संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाया था। फिर उसके बाद 92 में संविधान का 73वां संविधान संशोधन हुआ। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आपका दिन शुभ हो। आप इसी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और आगे क्लास आती रहेंगी। पंचायती राज व्यवस्था से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।